गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जैसे पता ही है कि पैंडेमिक के टाइम में अभी जो सारी चीजें हैं, सभी लॉकडाउन है, परंतु हमारी पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज चंबा ने पूरा प्रयास किया है कि बच्चों का कोई भी जो क्लासेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए प्रयास किए गए हैं और उसी प्रयास की श्रृंखला में एक ओलंपस ग्रेट लर्निंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग आपको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और उसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर उसका प्रयोग करके आप लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक का जो जितना भी हमने प्रयास किया आपको पढ़ाने का वो गूगल मीट पे होता था, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। परंतु इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि अटेंडेंस भी ऑटोमेटिक लगेगी और साथ में आपको जो आज लेक्चर दिया जाएगा या दिया जा रहा है वो रिकॉर्ड रहेगा और उसे आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं। अटेंडेंस से लेकर सारी असाइनमेंट्स आपकी इसी में अवेलेबल रहेंगी, इसी का प्रयोग करेंगे। इसी सॉफ्टवेयर में डिपॉजिटरी टाइप में एक क्रिएट हो जाएगा और उसे कभी भी आप देख सकते हैं, इवेल्युएशन रिपोर्ट देख सकते हैं और ये ओपन टू यूजर रहता है। ओपन टू यूजर बाय मीन कि जो यूजर है वही उसी का यूज कर पाते हैं, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। प्रिंसिपल साहब इसको देख सकते हैं और जिनके पास इसका पासवर्ड है इस सॉफ्टवेयर का, वही उसको देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं। इसलिए जो भी आज के बाद जो भी आपकी क्लासेस प्लस असाइनमेंट्स प्लस एनीथिंग जो भी रहेगा वो इसी पे रहेगा, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। अटेंडेंस यहाँ बहुत पर्टिकुलर है, मैं आपको बता दूं, आज पहले दिन ही आपको बता दूं कि अटेंडेंस में हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आप लोग ज्वाइन करोगे आपका टाइम भी इसमें आएगा और साथ में आपका जो भी जिस बच्चे ने जब भी ये ज्वाइन किया है उसके मुताबिक वो सारा रहेगा। अगर क्विट करता है तो वो रिकॉर्ड भी रहेगा कि बच्चे ने 10 मिनट ज्वाइन किया तो उसके बाद क्विट कर दिया, वो रिकॉर्ड भी रहेगा और उसको अटेंडेंस नहीं माना जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एक्सेल सीट आपके नाम के आगे क्रिएट हो जाएगी कि आज इतनी तारीख को इतने बजे ये क्लास हुई, उसमें ये बच्चे थे। इसलिए आप सारे साथियों को बोल दीजिए जो अभी ऑनलाइन नहीं है, उनको भी बोल दीजिए और एक मैसेज स्प्रेड कर दीजिए, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी किया है कि मैसेज स्प्रेड कर दीजिए कि पूरा का पूरा जो तंत्र है अब हमारे कहीं किसी के हाथ में नहीं है, ना कॉलेज के हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना गवर्नमेंट के हाथ में। आप इसे एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन है जो इसको देख रही है और उसमें सारा रिकॉर्ड होगा और वहीं से प्रिंट होकर आपकी अटेंडेंस भी वहीं से अपलोड होगी, सब कुछ वहीं से अपलोड होगा। तो जो भी बच्चा इन कंडीशंस को या किन्हीं कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा वो कंप्यूटर उसको ट्रीट करेगा। इसलिए बी फ्रेंड विद कंप्यूटर एंड बी ऑन क्लास इन क्लास एवरी डे। एवरी डे आप घर में बैठे हुए हैं और आपको हर क्लास के 10 मिनट पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन का प्रयोग जो है आपने वो करना है और उसे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा क्लास का जो स्ट्रक्चर है, क्लास का जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। आपकी सुविधा के लिए जैसे पहले से हमने किया हुआ है, आपकी पूरी क्लास को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक भाग जो है मेजर माइनर के स्टूडेंट्स के लिए है और एक भाग जो है वो एक्सक्लूसिव मेजर के स्टूडेंट्स के लिए है। लेट मी टेल यू कि जो मेजर माइनर वाला जो ग्रुप है उसमें 2 पेपर्स हैं और उसमें मेजर माइनर के सारे स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूडेड हैं और ये क्लास भी आपकी उसी तरह से ली जाएगी और उस क्लास में इस क्लास में भी मेजर माइनर क्या मतलब सिंपल शब्दों में क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी बीए फाइनल ईयर, ऑल स्टूडेंट्स आई मीन मेजर के भी माइनर के भी वो इस टाइम स्लॉट में रहेंगे जो अभी वाली क्लास जो चली है। और उसके बाद जो सेकंड क्लास होगी वो मेजर्स के लिए डेडिकेटेड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर के स्टूडेंट्स ही रहेंगे। और व्हाट्सएप पे जो हमारे दोनों ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप्स में आपको 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आएगी, इरादर आपको मेल आया होगा और मेल को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको जुड़ने का लिंक जो है वो वहां आपको प्राप्त हो जाएगा।
नहीं तो मैं भी 10 मिनट से पहले जैसे मुझे लिंक मिलेगा तो वैसे ही मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगा 10 मिनट पहले. Then after everyone will be joining it and we are conducting the classes. So one has to be very particular as and when the link promoted, it will be shared with you all. और उसमें एक अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सब ने अपने मोबाइल को या रादर जो भी मशीन आप यूज कर रहे हैं उसको आपने रेडी टू यूज रखना है. एटलीस्ट 10 मिनट पहले जैसे क्लास लगने से, जैसे 11 बजे क्लास लगेगी तो 10:50 पे आपको लिंक आएगा, तो आपने 10:45 पे ही आपने सबने तैयार रहना है, so that you can join and we cannot be waste our time. और हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, तुरंत हम उसको ज्वाइन करें और अपनी क्लास हम स्टार्ट कर दें. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके. साथ में आपको एक चीज और बता दूं, अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो पहले ये वाला जो ग्रुप है इसमें सिर्फ आपको 2 पेपर ही पढ़ाए जाएंगे, 2 पेपर पढ़ाए जाएंगे सभी बच्चों को, और जो दूसरे वाला जो ग्रुप है उसमें भी 2 पेपर पढ़ाए जाएंगे. तो इसलिए आपने इसमें मेजर माइनर के दोनों बच्चे आएंगे, दोनों क्लासेस के बच्चे आएंगे, जबकि दूसरे वाला जो पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर के बच्चे ही आएंगे. मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा. तो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर ऑफ द डे. आज जो हमने पढ़ना है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कल हमने आपसे बात की थी कि हाउस होल्ड क्या होता है, वो पढ़ रहे हैं हम. हाउस होल्ड फैमिली चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 ऑफ मैरिज फैमिली एंड किनशिप, जो पहली किताब हमारी है जो मेजर माइनर के लिए है उसको हम पढ़ रहे हैं. उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करके एक और किताब आएगी, एक और पेपर आपका. जैसे ये खत्म होता है उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे. आपके मिड टर्म भी ऐसे ऑनलाइन होंगे, इसी सॉफ्टवेयर पे होंगे, और सब कुछ आप अपने आप को तैयार रखिए, किताबें पढ़ते रहिए, और क्लास लगाने से पहले जो आज हमने पढ़ना है उसको आप पहले पढ़ लें अपनी किताब से, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकें और एक दूसरे के साथ बातचीत से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहां से आप उसको आराम से पढ़ लें. तो आज जैसे कल हमने बात की थी ये हाउस होल्ड क्या होता है, और आज जो आगे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कल हमने डेफिनेशंस तक देख लिया था इसको, आज हम टाइप्स ऑफ फैमिली एंड हाउस होल्ड इन इंडिया इसकी हम बात करेंगे. तो इसमें जो अति महत्वपूर्ण चीज जो रहने वाली है, कल का जो रिकैप था उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं जो कल नहीं जुड़े थे उनके लिए, कि जब हमने हाउस होल्ड की बात की, हाउस होल्ड में 2 चीजों की पे हमने ज्यादा जोर देने की कोशिश की थी. उसमें फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और फैमिली और हाउस होल्ड में जो फर्क था उसे हमने फैमिली एज किनशिप एंड फैमिली एज हाउस होल्ड उसमें हमने बताने की आपको कोशिश की थी. हमने आपसे बात की थी कि फैमिली जो होता है दैट इज सोशल कॉन्सेप्ट, वेयर एज हाउस होल्ड इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो जो हाउस होल्ड में दोनों में फर्क क्या हो जाता है कि फैमिली किनशिप का मतलब क्या था कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही छत के नीचे या तो रक्त मूलक संबंध वाले या विवाह मूलक संबंध वाले जो लोग हैं वो इकट्ठा रहते हैं, जो किन्स होते हैं आपस में, और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फैमिली की बाउंड्रीज उसमें डिसाइडेड होती हैं. ये हमारा परिवार है, उसकी बाउंड्री पूरी तरह से डिसाइडेड रहती है. जबकि हाउस होल्ड में क्या होता है, ये जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रुप है, ये इकोनॉमिक ग्रुप है, और इसमें जो लोग हैं वो घर में रहते हैं परंतु वो रक्त संबंधी नहीं होते और रिश्तेदार वो नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, परंतु इसमें शब्द आएगा माई फैमिली, शब्द होगा माई फैमिली, विद हुम आई लिव, विद हुम आई पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, विद हुम आई लिव जिनके साथ मैं रहता हूं, विद हुम आई पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी जो घरेलू जो भी आर्थिकी है उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूं और जिनके साथ मैं रहता हूं, और उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं. इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि हाउस होल्ड जो होता है दैट इज क्लियर कट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु नॉर्मली ईट टुगेदर, शेयर कॉमन हाउसकीपिंग एंड स्लीप इन द सेम ड्वेलिंग हाउस. ड्वेलिंग माने एक ही घर में रहते हो, सोते हो, और एक जैसा घर है उसका प्रयोग करते हो,
और एक कम से कम एक वक्त का खाना जो है वो इकट्ठे खाते हो, कॉमन एक हॉल हो उनका। और इस तरह से जो क्राइटेरिया है, और अभी तक जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, सेंसस रिकॉर्ड में और स्टैट में, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इसी शब्द को उसमें प्रयोग में लाती है। बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो जो हाउस होल्ड में जो मेंबर होते हैं घर के, उसमें उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंज होता रहता है, जबकि परिवार में चेंज नहीं होता है। आज इस घर में कोई आए तो कल कोई आएगा, परसों दूसरा आएगा, चौथ तीसरा आएगा। इस तरह से हाउस होल्ड जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उस हाउसिंग यूनिट का मालिक होता है, या तो उसने किराए पे लिया होता है। और इसमें जो होता है कि जो व्यक्ति विशेष उसने या तो किराए पे लिया है, या तो उसे उसका मालिकाना हक उसके पास है, उसे हेड ऑफ द हाउस होल्ड कहा जाता है। हेड ऑफ द फैमिली पहले कहा जाता था, परंतु 1980 के बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया और उसके बाद इसे हाउस हेड ऑफ द हाउस होल्ड ही कहा जाता है, जिसे सेंसस में इसका प्रयोग, जनगणना में इसका प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, और वो सारी चीजें जो इसमें इसमें रहती हैं। तो बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश हम कर रहे हैं, हाउस होल्ड एक इकोनॉमिक टर्म में यूज किया जाता है, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जिसे हमारा परिवार कहते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, जिनके साथ डोमेस्टिक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि वो एक ही छत के नीचे एक ही ड्वेलिंग में रहते हो। ड्वेलिंग छत में एक से अधिक घर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, परंतु कम से कम एक वक्त का खाना वो उसी ड्वेलिंग हाउसेस में, ड्वेलिंग जो एरिया है उसमें वो खाते हो। और उनका एक कोई कॉमन एक ऐसा किचन हो या कॉमन ड्राइंग रूम टाइप में हो, और जिसमें कि कम से कम एक वक्त का खाना वहां खाया जाए, और कम से कम एक बार वहां आया जाए दिन में। और साथ में एक ऐसी जगह को भी वो किया जाता, हाउस होल्ड कहा जाता है, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो डेली की सारी एक्टिविटीज में शेयरिंग के साथ वो उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। शेयरिंग के साथ है, शेयरिंग को रेजिडेंस हो सकता है, कमरे में रह सकते हैं, पूरे घर में अलग अलग तरीके से रह सकते हैं, परंतु वो सारा का सारा एक छत के नीचे रहने चाहिए, एक जैसा ऑलमोस्ट काम सबको करना चाहिए। इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में कहा जा सकता है कि ये कुकिंग फैसिलिटी एक जैसी हो सकती हैं, परंतु जो पूरा का पूरा उस हाउसकीपिंग में, रादर उस हाउसिंग एरिया में डोमेस्टिक केयर है, हाउस होल्ड रिपेयर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स है, गिफ्ट्स है, आइटम्स है, वो सारी की सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो हमने कल पढ़ा था, ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जो फैमिली होती है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशल एक्सेप्टेंस है, जिसमें रक्त मूलक या विवाह मूलक संबंध वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जबकि हाउस हाउस होल्ड में क्या होता है, वहां जो होगा वहां वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, ना ही रक्त मूलक संबंध वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु फैमिली में होना अनिवार्य है, यहाँ अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ या तो वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर डेफिनेशंस के हिसाब से दिखने की कोशिश करें, या तो उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने वाले कोई भी व्यक्ति जो कि विवाह की वजह से या रक्त की वजह से सगे संबंधी हो भी सकते हैं, नातेदार हो भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, परंतु उनका एकमात्र पर्पस जो है, वो एकमात्र पर्पस उनका यही होता है कि उन्हें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, रादर रोजी रोटी कमानी है। इस तरह से एक वो कॉमन हर्थ में एक चूल्हे को भी वो शेयर कर सकते हैं। जबकि साइज ऑफ फैमिली जो होता है वो लिमिटेड होता है, किनशिप के टर्म में उसको कंपोज किया जाता है। वेयरएज जब इसकी बात करते हैं, हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, तो वैसा वहां नहीं होगा। तो यहाँ जो टाइप ऑफ फैमिलीज और फैमिली बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ द मेंबर, सबसे पहले हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। हाउस होल्ड के कंटेक्स्ट में फैमिली के टाइप्स कितने हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ फैमिली जो है दैट वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में अलग अलग तरह के प्रकार के परिवार जो है पाए जाते हैं, परंतु नॉट देयर कंपोजिशन, प्रकार अलग हो सकते हैं, परंतु कंपोजिशन उनकी अलग नहीं हो सकती, संरचना उनकी अलग नहीं हो सकती। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, टू टाइप्स ऑफ फैमिली है, एक पैट्रियर्कल फैमिली है, और एक जो होती है वो मैट्रियर्कल फैमिली है। पैट्रियर्कल फैमिली में
न्यूक्लियर और सिंपल फैमिलीज है और एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जिसको जॉइंट फैमिली भी हम कहते हैं। और जबकि ये हिंदू जो लीगल कनोटेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, लीगल कनोटेशन मैंने कानूनी जो व्याख्या उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें अगर देखने की कोशिश करें तो एक और हिंदू कानून के मुताबिक एक और प्रकार का परिवार निकलता है, जिससे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, विस्तृत परिवार जिसे हम कहते हैं। तो जो अदर टाइप ऑफ फैमिलीज हैं उसमें जो है दो प्रकार की उसमें फैमिलीज हमें देखने को मिलेंगी, उसे हम यहाँ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। पेज नंबर 73 में ये उद्धृत है, उसमें लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली को सिंपल फैमिली भी कहा जाता है। पहला प्रकार क्या है? न्यूक्लियर फैमिली, इसे सिंपल फैमिली भी कहा जाता है। इसमें हस्बैंड है, वाइफ है और उनके बच्चे होते हैं, मात्र एक पीढ़ी, ज्यादा दो पीढ़ियां होती हैं, माता पिता और उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन इसमें रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली विद एडहेसिव और एडुजेंट, एडुजेंट में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो एडिशंस हैं वो उसमें large number of group I mean such as father, mother, father's brothers, father's mothers, father's sister, क्या हो गया, दादा, चाचा, ताऊ, चाची, बूजी, ये सारे के सारे ये बड़े परिवार का एक एक्सटेंडेड फैमिली, बड़े परिवार का एक नमूना आपके सामने। और उसमें अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कई बार जो है वो वाइफ्स ब्रदर और सिस्टर, बहन जिसको हम मामा कहेंगे, मतलब पत्नी का जो भाई है या बहन वो भी परिवार का हिस्सा, अगर वो विधवा है तब वो परिवार का हिस्सा, अगर डॉटर घर में विधवा है, अभी कुंवारी है बच्ची या विधवा है, तो भी वो उसी परिवार का हिस्सा रहती है। इस तरह से जो न्यूक्लियर फैमिली का जो वो है, एडेशंस है या एडुजेंट है, वो टेम्परेरी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उसके आधार पर वो आधारित रहता है। एक और यहाँ फैमिली की बात की जाएगी जिसे कंपाउंड फैमिली हम कहते हैं। कंपाउंड फैमिली का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है कि सिंपल फैमिली बिकम्स कंपाउंड फैमिली व्हेन वाइफ डाइज आफ्टर द डेथ ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड मैरिज अगेन। क्या हो जाएगा, जब बच्चे को जन्म देते हुए मां मर जाए या उस पति की पत्नी मर जाए और पति जो है, जो बाप है, वो दोबारा से बच्चे के पालन पोषण के लिए शादी करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फैमिली कहेंगे। क्या होगा, कंपाउंड फैमिली सिंपली मीन्स व्हेन वाइफ डाइज आफ्टर द डेथ ऑफ चिल्ड्रन एंड हस्बैंड मैरिज अगेन, then it will be compound family and the household or family unit will be टू सेट होते हैं इसके। आप इसके दो सेट हो जाएंगे बच्चे के, और दो सेट कैसे होंगे अब आपको ये बताता चलूं। दो सेट कैसे होंगे, पहला सेट होगा वन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी के जो बच्चे थे, या एक बच्चा या दो बच्चे थे, और फ्रॉम अदर फ्रॉम द सेकेंड वाइफ। अब ये दो सेट यहां हो जाएंगे, तो इसलिए कंपाउंड फैमिली इसलिए बनता है। द प्रेजेंस ऑफ मेंशन टू सेट ऑफ चिल्ड्रन मेक्स फैमिली कंपाउंड फैमिली। ठीक है, इसकी वजह से ये कंपाउंड फैमिली बनती है। फैमिली आल्सो बिकम्स कंपाउंड इन केस ऑफ पॉलीगैनी। पॉलीगैनी जो है उसमें भी उस केस में भी जो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे पहले मैरिज के, दूसरे मैरिज के, तीसरे मैरिज के, इस तरह से पूरा का पूरा वो कंपाउंड फैमिली जो वो बनती है। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फैमिली इसे कहा जाता है जब इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से डायग्राम में एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ देखने की कोशिश आप करें तो ये डायग्राम इस तरह से है। ये अगर इसको आप ये देखेंगे तो आपकी किताब में भी बना होगा, तो इसको देखने की कोशिश करें। तो इसमें दो तीन जो चीजें हैं, वन सेट लिखा हुआ, टू सेट लिखा हुआ, थ्री सेट लिखा हुआ है। फैमिली ऊपर एक है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और परंतु जो पहली हस्बैंड अगर पहली वाइफ मर गई या पहला हस्बैंड मर गया तो दूसरे के साथ विवाह कर लिया, ये वाइस वर्सा है। पॉलीगैनी में जहां बहुपत्नी विवाह है, वहां भी ये चीजें रहती हैं। और जहां वहां क्या बोलते हैं, एक से अधिक अगर पति मर जाता है, उसके बाद पत्नी अगले घर में जाती है, अगर अगली जगह विवाह करती है, तो पीछे वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उसकी यही कंडीशन होती है कि मेरे पीछे वाले बच्चों को भी आपको अपनाना पड़ेगा। सेम मे बी द केस विद मेल एंड सेम मे बी द केस विद फीमेल। सो यहाँ जो एक चीज जो हमारे सामने आएगी, इनकम्प्लीट फैमिली
एक को कहा जाएगा। और इनकम्प्लीट फैमिली क्या होती है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फैमिलीज इन द सेंस दे डू नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर और सिंपल फैमिली। इनकम्प्लीट फैमिली वो फैमिली है जो ऊपर जो डेफिनेशन हमने दी इसके न्यूक्लियर फैमिली की, उसमें वो नहीं आती हैं। नहीं आती है वो कैसे होगा? ए फैमिली मे बी इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ मेनली टू ग्राउंड्स। टू ग्राउंड क्या होंगे? नंबर वन ग्राउंड क्या? ब्रोकन फैमिलीज, टूटे हुए परिवार। और टूटे परिवार में क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली ड्यू टू डेथ, मृत्यु की वजह से, ड्यू टू सेपरेशन या माइग्रेशन। सेपरेशन, माइग्रेशन और डेथ की वजह से अगर परिवार टूटा तो उसे हम ब्रोकन फैमिली या इनकम्प्लीट फैमिली कहते हैं। इनकम्प्लीट फैमिली आगे दो भागों में बढ़ती है, एक ब्रोकन फैमिली है और दूसरी जो है पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली है। पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली में सिंपल क्या हो जाता है कि इनिशियल स्टेज पे जो फैमिली फॉर्मेशन है, when the only marriage based unit is called potential nuclear family, only marriage based, जहां विवाह हुआ हो, जहां विवाह हुआ हो, और उसमें if couples has passed the child bearing age, चाइल्ड बेयरिंग एज जो थी 45 साल, जो भी फिट उसकी जो बच्चा पैदा करने की उम्र जो होती है कपल्स उस दोनों तरफ से, अगर वो पास कर ली है उन्होंने और उसके बाद उनको बच्चा नहीं हुआ है, तो फिर वो न्यूगेटरी क्या बोलते हैं, वो क्या करेंगे? तो उसे न्यूगेटरी न्यूक्लियर फैमिली उसको कहा जाता है। और उसमें आप क्या करते हैं? वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अब बच्चे को जब अडॉप्ट करेंगे तो इस तरह से कई तरह की जो चीजें हैं वो नॉन फैमिली यूनिट होगा, परंतु उसे फैमिली कैटेगरी में इसको डाला जाता है। जैसे अब यहाँ क्या होगा? ऑर्फेंड इंडिविजुअल, ऑर्फेंड मैंने अनाथ आश्रम में जाएंगे, अनाथ आश्रम में जाकर वहां बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये ऑर्फेन इंडिविजुअल, उसमें जो है उनके माता पिता का कोई पता नहीं उन बच्चों का जो कि अनाथ आश्रम में रखे हुए हैं, वहां से किसी को अडॉप्ट कर लेंगे तो वो ऑर्फेन इंडिविजुअल में आएगा। एक रेजिडुअल इंडिविजुअल है, और उसमें रेजिडुअल इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि लिविंग इंडिविजुअल लिविंग फैमिलीज आफ्टर डेथ ऑफ ए स्पाउस। स्पाउस मैंने साथी का देहांत हो गया, उसके साथ डाइवोर्स हो गया, उसके साथ सेपरेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, अलग से रहते हो, तो उसे हम रेजिडुअल फैमिली कहेंगे। डिसलोकेटेड यूनिट है, डिसलोकेटेड यूनिट में माइग्रेशन की वजह से डिसलोकेट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह में चले गए, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल हैं, परिवार के सदस्य हैं, दे आर कंपेल्ड टू लिव सेपरेटली, वो अलग रहने के लिए मजबूर है पूरी तरह से। जब अलग रहने के लिए मजबूर है तो ये पीछे जो परिवार को छोड़ के जाएंगे वो भी इसी पोटेंशियल न्यूक्लियर फैमिली कैटेगरी में आएगा। देन रेजिडुअल कॉन्जुगल यूनिट है, और उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार से अलग रहते हैं, माँ बाप अलग रहेंगे और बच्चे अलग रहेंगे, और वो कई कारणों से हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, परंतु अगर वो अलग रहते हैं तो वो रेजिडुअल कॉन्जुगल यूनिट्स रहेगा फैमिली का। फैमिली इन एब्सेंस ऑफ हिज चिल्ड्रन, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, ये वो परिवार होते हैं जिसे इनकम्प्लीट न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। और इन इनकम्प्लीट न्यूक्लियर फैमिली में कई तरह के पैटर्न्स हैं, और वो सारे के सारे अलग तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, अलग तरह से रहते हैं। जहां पिता नहीं होता है परिवार में, उसमें क्या होगा कि माता और बच्चे रहेंगे, सन रहेंगे, या माता और डॉटर रहेंगे, वहां पिता नहीं होगा। और जब माता नहीं होगी, माता नहीं होगी, तो फिर वहां पिता और बेटी रहेंगे, या पिता और बेटा रहेगा। इस तरह से सारे के सारे पूरा जो है वो हाउस होल्ड। अब इसको, इस स्ट्रक्चर को हम हाउस होल्ड यूनिट में कन्वर्ट करें, तो हाउस होल्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है? तीन मुख्य हाउस होल्ड यूनिट दिखते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। अब तीन क्या है? नंबर वन स्टेम फैमिली है, STEM स्टेम फैमिली। नंबर दो लीनियल फैमिली, LINEAL लीनियल फैमिली। और नंबर चार एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिली, ये नंबर चार है। तो ये रादर सॉरी नंबर तीन है ये। इस तरह से अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो हाउस होल्ड के मुताबिक तीन तरह के परिवार हमें देखने को मिलेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, वन इज स्टेम फैमिली, STEM स्टेम। नंबर दो है लीनियल फैमिली, LINEAL लीनियल। और नंबर तीन है एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंडेड EXTENDED एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत परिवार। अब स्टेम फैमिली क्या होता है? हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। स्टेम फैमिली क्या होता है?
इसको हम कल, इन तीनों को हम कल डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। और ये पेज नंबर 74 पे आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायग्राम है। इस डायग्राम को आप, अगर आपकी हिंदी मीडियम में नहीं है तो मुझे बता दें, और मैं फिर यहाँ से आपको मैं फिर यहाँ से व्हाट्सएप पे आपको डाल दूंगा, और आप इसको देखेंगे। और फिर कल हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि तीनों प्रकार के जो हैं ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से चलते हैं। और फिर अंत में, इसके अंत में हम देखेंगे कि मेजर चेंजेस क्या हुए हैं आज के समय में। देखें फैमिली पैटर्न में बदलाव क्या आया है, वो हमारा अगला डिस्कशन का कल मुद्दा रहेगा। तो विद दिस आज अभी इसको हम यहीं खत्म करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के सभी अपने